अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ जहांगीर बाबर और मेरे साथ हमेशा की तरह साल भाई और यासिर भाई मौजूद हैं। और काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद जिस ब्रेक में पता नहीं क्या कुछ हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ चेयरमैन भी बदल गए हैं, कुछ आईसीसी की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से वर्ल्ड कप के स्केड्यूल आते हैं, चेंज होते रहते हैं। और अभी ये वर्ल्ड कप की तरफ सफ़र जो है टीमों का वो भी शुरू होने वाला है। और उसी सिलसिले में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीरीज़ जो कि शुरू होने वाली है, उसके ऊपर हम बात करेंगे और ओवरऑल जो एक रोड टू द वर्ल्ड कप है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो वेलकम कर लेते हैं पहले साल भाई को और यासर भाई को। जी, कैसे हैं आप लोग और किधर गायब हैं यार? टाइम ही नहीं देते हो। उधर स्पेसेस में लोग पूछते रहते हैं कि आपकी वीडियो नहीं आ रही, ऊपर से हमारा मज़ाक भी उड़ाते हैं और आप लोग जब हमें टाइम ही नहीं देते, फिर वीडियो कैसे करेंगे जब आप लोग नहीं आएँगे? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप दोनों को यार गुड टू बी बैक इन द वीडियोस। ऑब्वियसली स्पेसेस में तो हम बात करते रहते हैं। आप कप्तान हैं सर वीडियोस के, स्पेसेस के, तो जब आपका हुक्म होगा हम हाजिर हो जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम यार। जहांगीर भाई को कसर तो नहीं है, कोई 12-12 घंटे तो स्पेसेस चल रही होती हैं आपकी, तो आई डोंट नो कि कौन से ऐसे हमारे ऑडियंस है जो मिस कर रहे होते हैं हमें राना साहब के अलावा। तो एनीवेज यार, गुड टू बी बैक। ये वैसे राना भाई के कहने पे यासर भाई आप फँसे थे, वैसे वैसे नहीं फँसे, आप काबू आने वाले थे। तो राना भाई को मॉडरेटर रख लेते हैं ना, वो कि वो आके वीडियोस को वो करवाया करें उसको, कि टाइमली करनी है हम लोगों ने वीडियोस। अच्छा यार, काफी ब्रेक हमने ले लिया बीच में। मैचेस भी ऑब्वियसली नहीं थे पाकिस्तान के। लेकिन उसके बाद काफी ज्यादा तब्दीलियां हुई हैं। एक तो उस टाइम पे नजम सेठी थे शायद जब हमने आरी वीडियो की थी, अभी तक अशरफ आ गए हैं। लेकिन अच्छी चीज ये हुई है कि पाकिस्तान टीम को या टीम मैनेजमेंट को नहीं किसी ने छेड़ा है। एक चले चीफ सेलेक्टर आ गया, नए इंतजामुल हक, और उन्होंने भी पाकिस्तान टीम में कोई इस तरह की चेंजेस करने की कोशिश नहीं की है, ना ही मैनेजमेंट में कोशिश की है। तो ये एक थोड़ी सी वाहिद आप कह सकते हैं कि अच्छी चीज थी। तो किस तरह से आप देखते हैं ओवरऑल, कहाँ पे आप लोगों की नजर में आप स्टैंड करते हैं एज ए टीम? चले, बोर्ड तो अपनी जगह के ऊपर है, साल भाई बताएं जरा। जिस तरह आपने कहा कि लास्ट 2-3 साल से, जब से आई थिंक रमीज ने टेक ओवर किया था, जब से टीम के अंदर मोर लेस इतनी चेंजेस नहीं है। डिफरेंट फॉर्मेट्स में हमारे डिफरेंट प्लेयर्स आते जाते रहते हैं, बट फॉर द मोस्ट पार्ट टीम इज सेटल्ड। ठीक है ना? तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है और आई थिंक उसका मैं पूरा क्रेडिट जो है वो बाबर आजम को दूंगा, नोबडी एल्स, क्वाइट फ्रैंकली, बिकॉज ही इज द कैप्टन। ही वांट्स हिज टीम. You might disagree with him, but he's very set on his plans that these are the guys that I'm going to play with in this format. तो चाहे कोई भी चेयरमैन आए, चाहे कोई भी चीफ सेलेक्टर आए, चाहे कोई भी हेड कोच आए, लेकिन बाबर जो है वो अपने डिसीजंस पे जो है वो बिल्कुल ही महकम है। और फॉर मी ऑल द क्रेडिट विल गो टू द कैप्टन बिकॉज ही इज मेकिंग श्योर दैट द टीम डजंट गेट डिस्टर्ब। जी यासर भाई बताएं जरा, किस तरफ देख रहे हैं आप चीजों को जाते हुए? वेयर डू वी स्टैंड एज ए टीम एट द मोमेंट जस्ट बिफोर एशिया कप एंड वर्ल्ड कप अकॉर्डिंग टू यू? यार जहांगीर भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यार मेरे मेरा समझता था पहले, आज से पहले, कि शायद पाकिस्तान का बोर्ड जो है वो क्रिकेट का निकम्मा तरीन बोर्ड है जो कोई चीज़ मैनेज नहीं कर सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जय शाह के आने के बाद जो है मुझे काफ़ी खुशी में महसूस हो रही है कि कोई और भी है जो हमारे से भी बुरी हालत के अंदर है, कि उन लोगों से खुदा खुदा करके, मतलब हम लोग अपनी स्पेसिस पे भी, वीडियोस पे भी रो रो के मर गए कि एशिया कप हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा। और फाइनली एशिया कप हुआ और वर्ल्ड कप भी हो रहा है, तो वो तो होना ही था। लेकिन अभी अभी तक पता लग रहा है कि मैचेस का स्केड्यूल ही फाइनल नहीं है। और आई थिंक कल की न्यूज़ ये है कि हैदराबाद जो है उसने भी अब दोबारा कहा है कि कुछ मैचेस को और रीस्केड्यूल किया जाए। तो आई थिंक एक तरफ से तो खुशी भी हुई है कि माशाल्लाह इंडिया जितनी मर्जी तरक्की कर ले, लेकिन वो भी उनमें भी उतनी इनकॉम्पिटेंसी है जितनी हम लोगों के अंदर है। तो एनीवेज, हम लोगों ने जब लास्ट टाइम बात की थी, तो अगेन आपने जिस तरह बताया कि नजम सेठी पीसीबी के चेयरमैन थे, और फिर ज़का अशरफ, और थोड़ा सा चीफ सिलेक्शन चेंज होने के बाद भी सैल भाई राइटली कवर्ड कि मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान की जो अप्रोच है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। इनफैक्ट फॉर रादर अ गुड सरप्राइज, जिस तरीके से पाकिस्तान ने डोमिनेट किया श्रीलंका के अंदर टेस्ट सीरीज, आई मस्ट से कि जो मैनेजमेंट है उन्होंने, और सिलेक्शन सॉरी मैनेजमेंट, सिलेक्शन एंड कोचिंग स्टाफ जो है, उन लोगों ने बहुत मेहनत की है इन प्लेयर्स के ऊपर, कि इनको अपने शेल से बाहर आके खेलने के लिए अलाउ किया और उनको वो फ्रीडम दी है। सो आई मस्ट से कि आई थिंक इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग चेंज। और स्पेशली श्रीलंका के अगेंस्ट, श्रीलंका में जिस तरीके से पाकिस्तान ने मारा, आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट। बहुत सी टीमें वहां पे जाके स्ट्रगल करती हैं बिकॉज ऑफ ऑल द कंडीशंस एंड एवरीथिंग। तो मेरे हिसाब से ये अब अफगानिस्तान की जो सीरीज है और फिर उसके बाद एशिया कप भी श्रीलंका में ही हो रहा है, तो पाकिस्तान है शुड बैक देमसेल्फ के वो आई थिंक अच्छा अच्छा टाइम, टफ टाइम देंगे सब ऑपोजिशन को।
हैविंग सेड दैट, अभी जिस तरह ब्रैडबर्न ने भी अभी इंटरव्यू रिसेंटली दिया है, तो आई थिंक उसने ये क्लियर कर दिया है कि दिस इज नॉट अ चॉइस और एनीथिंग, यू गाइस हैव टू प्ले एग्रेसिव क्रिकेट। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि पाकिस्तान जो है ओडीआई क्रिकेट जो है उसमें किस तरह की अप्रोच अपनाता है। एंड आई थिंक दिस सीरीज अगेंस्ट अफगानिस्तान, इट्स अ परफेक्ट वार्म अप फॉर वर्ल्ड कप एंड एशिया कप। वेरी वेल सर, यासर भाई आपने सही तरफ मुझे लेके आ गए हैं। एक्चुअली वांटेड टू कम टू दिस न्यू हैशटैग पाकिस्तान वे जिसके ऊपर हमारी टीम खेली है श्रीलंका में भी। और एक एक पहले ऐसे होता था कि बातें हम करते थे कि हमने एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, हमने पॉजिटिव खेलना है। हमारे कप्तान तो हार के भी कहते थे कि हमने डोमिनेट किया है, हालांकि हम करते नहीं थे। लेकिन अभी मतलब पहली बार ऐसा लगा है कि जो इस मैनेजमेंट ने कहा कि हम एक ब्रांड के ऊपर जाने वाले हैं, फिर इसके ऊपर काम किया गया इवन नेट सेशन में। फिर हमें देखने को मिला श्रीलंका अगेंस्ट टेस्ट सीरीज में ही कि वही अप्रोच जिसके ऊपर पहले सिर्फ बात होती थी वो इम्प्लीमेंट की गई और पाकिस्तान ने वो सीरीज जो है डोमिनेट की, जो हमारे कप्तान पहले कहते थे। तो कैसे आपको ये अप्रोच लगती है सैल भाई ओवरऑल? आई थिंक आप लोगों ने बड़ा अच्छा ये पॉइंट रेज किया है। सो एज आई वाज सेइंग दैट समटाइम्स अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, ठीक है ना। इससे क्या मकसद होता है कि अगर हम डिफिकल्ट कंडीशंस में जाते हैं तो जिस तरह ग्रीन टॉप आपको मिलता है, तो द नेम ऑफ द गेम इज स्कोर रन्स, राइट। लास्ट टाइम आई चेक्ड, you need to score more runs than the opposition to win the game, correct? Now how do you do it? It all depends on you, which approach you take, ठीक है ना। For me, gone are the days of those boring cricket where you're going to play the whole 90 overs in a day and try to play at 2.5 runs and over. Those days are gone, because अभी के जो बैट्समैन है ना, उनके पास उतना टेम्परामेंट नहीं है कि वो जिस तरीके से पहले के बैट्समैन बॉल को पुराना करके और हर तरह से जो है वो बॉलर्स को थका के फिर शायद थर्ड सेशन में रन्स करते थे, या मे बी वेट फॉर द राइट टाइम, because people don't have the patience, neither the fans nor the batsmen, because T20 is played all across the world, right? तो यही प्लेयर्स जो है वो T20 भी खेलते हैं, काफी हद तक ODIs भी खेलते हैं, और फिर टेस्ट मैच में भी काफी हद तक उन्हें जो है वो खेलना पड़ता है, बिकॉज इफ यू आर गुड देन यू प्रॉब्ली प्ले ऑल फॉर्मेट्स, राइट। हमने देखा है कि हमारी टीम के अंदर ही अगर आप देख लें तो पीपल लाइक रिजवान, Babar, Imam, they play ODIs, they play T20, test matches as well, and some of them play T20 as well. So this is the right approach. England ने करके दिखाया है to the extent के उसको हमने बेसबॉल का एक नाम दे दिया है, लेकिन बेसबॉल का मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद करके बस खाली आपको बैट ही घुमाना है। हमने देखा एशेज सीरीज के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया वाज द टीम दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द फर्स्ट कपल ऑफ मैचेस, बिकॉज दे डिड नॉट adapt. But having said that, I think Pakistan, it seems like finally Pakistan has learned how to play modern day cricket for me. जिस तरीके से हमने टेस्ट मैचेस के अंदर अप्रोच दिखाई है, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि अभी हम अफगानिस्तान सीरीज से बात करेंगे कि हम किस तरीके से उसको कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज जब प्रेशर पड़ता है सो द टेंडेंसी इज टू गो बैक इन योर वेज। बट आई होप कि दिस मैनेजमेंट, और जिस तरीके से आपने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, राइट, कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं नेट्स के अंदर के 2 डॉट बॉल के बाद या 3 डॉट बॉल के बाद आपकी बैटिंग खत्म हो गई, तो दैट्स अ गुड अप्रोच। आई लाइक दैट अप्रोच, एंड इफ यू कंटिन्यू ऑन दैट पैथ, देन आई थिंक then you can survive. So for me, it's a really good approach, one that may have some इसके अंदर हमेशा ग्लोरी नहीं मिलेगी आपको, थोड़े से we may take some steps back as well. We may see कि we might get bundled out for a low score, but if we keep with it, we persist with it, we persevere with it, I think we're going to see good results more often than not. And as I said, that's going to not only put pressure on the opposition also, because the less maidens you play, especially in test matches and even ODIs for that matter, जितने आप डॉट बॉल्स और मेडन्स कम खेलते हैं, उतना बॉलर को ही जो है वो अटैक करने की कोशिश करते हैं, because more maidens you play, what happens, the less chance you have to survive, because now the bowler is in the rhythm, right? So from that perspective, I think it's a great approach, one that I want to see carried through. जी वेरी वेल सर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। मेरे हाल में यासर भाई क्या कहते हैं, जरा आ जाएंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीरीज के ऊपर। इंतजामुल हक हमारे चीफ सिलेक्टर साहब जो हैं वो आ गए हैं मैदान में एक बार फिर से। आखिरी बार 2019 के वर्ल्ड कप की टीम का ऐलान उन्होंने किया था, और अब उन्होंने 2023 की भी टीम का ऐलान करना है, और उससे पहले उन्होंने अफगानिस्तान की सीरीज और
एशिया कप की टीम का ऐलान भी कर दिया है। तो कुछ सिलेक्शंस ऐसी हुई हैं कि जिनके ऊपर सरप्राइज है हम सबको। ओवरऑल तो टीम हमारी सेटल ही थी, यू नो। बैटिंग ऑर्डर आप देख लीजिए, जो पिछली सीरीज में खेला था वही आगे लेके जाने की कोशिश की गई है। बॉलिंग भी हमारी ऑलमोस्ट सेटल ही है। जो 3 ऐसे नाम शामिल किए गए हैं जिनके ऊपर बात होती रही है, वो आपके हैं सर तैयब ताहिर, साउथ शकील और दी राणा साहब दी ग्रेट। तो ये 3 नाम एक्स्ट्रा डाले गए हैं, क्योंकि अभी तक हमें श्योरिटी नहीं है कि ऑब्वियसली वर्ल्ड कप का स्क्वाड हमारा कौन सा होगा। तो कैसे देखते हैं यासिर भाई, बताएं जरा स्क्वाड के हवाले से थोड़ा सा अपना एनालिसिस पेश करें। यार ओवरऑल तो मेरा ख्याल है स्क्वाड वही है जो एक्सपेक्टेड था, सिवाय एक दो नाम जो हैं वो थोड़े से क्वेश्चनेबल है। मतलब जिस तरह साउथ शकील ने जिस तरीके से अपने आप को एग्जिबिट किया है उधर टेस्ट सीरीज के अंदर, आई थिंक इट वाज हार्टनिंग टू सी। और साउथ शकील जो है वो कोई मग नहीं है, डोमेस्टिक क्रिकेट में वो बहुत ज्यादा मैचेस खेल के आया हुआ है। तो मैं पर्सनली आई फील करता हूँ कि पाकिस्तान नीड स्टेबिलिटी इन द मिडल ऑर्डर। अब उसके अंदर जो है आप उसको बैकअप में एक अच्छी चॉइस है, और आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम कि आपको अगर किसी भी मिडल ऑर्डर बैटर को टेस्ट करना है तो ये अफगानिस्तान की सीरीज और एशिया कप माइट बी द बेस्ट टाइम बिफोर यू फाइनल मेक अ फाइनल 15 फॉर द वर्ल्ड कप। तो उस हिसाब से मैं तो आई थिंक आई एग्री विद साउथ शकील सिलेक्शन। और तैयब ताहिर वो भी थोड़ा सा रिसेंटली अभी स्कोर अच्छा करके आ रहे हैं, स्पेशली जो इमर्जिंग कप था उसके अंदर भी काफी अच्छी उन्होंने इनिंग खेली फाइनल्स के अंदर, और उसके अलावा भी। तो आई थिंक फहीम अशरफ इज द ओनली नेम जहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मैं थोड़ा अभी सा रिसेंटली ब्रैड चले थोड़ा मैंने सा कहा फहीम क्वेश्चन मार्क है अशरफ यासिर भाई। मैंने कहा फहीम अशरफ ही ना इंटरव्यू देख रहा हूँ ना हमारा, तो थोड़ा सा उसको भी खुश कर देना। तो नहीं यार, लाइटर नोट मतलब फहीम अशरफ ने पीएसएल के अलावा तो उसकी मैंने अभी उसमें भी 2-3 मैचेस में जो उसने एंड पे फिनिशिंग की है, उसके अलावा तो काफी देर से वो इस सेटअप से बाहर है। लेकिन जो ब्रैडबर्न का मैं रिसेंटली इंटरव्यू पढ़ा है और उसके अंदर उसकी थ्योरी ये है कि बेसिकली दे वांट पुट अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इन द स्क्वाड। तो उस हिसाब से चलें, आई थिंक दिस अफगानिस्तान सीरीज माइट बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। अगर उसको गेम मिलता है तो आई थिंक इट्स गुड इफ यू कैन शोकेस। बट अदर देन दैट मेरे ख्याल से 96 के बाद ये पाकिस्तान की सबसे स्टेबल टीम है अभी तक, जिसमें ऑलरेडी वर्ल्ड कप से 1 साल पहले भी, 6 महीने पहले भी और मे बी 1.5 साल पहले भी हमें पता था कि मोस्ट ऑफ द प्लेइंग 11 क्या होगी। उससे भाई आई थिंक नंबर 5 और नंबर 6 स्लॉट के ऊपर एक हम लोग हमेशा क्वेश्चन रेज करते थे, लेकिन आई थिंक द वे आगा सलमान पुट हिमसेल्फ एंड ही सिक्योर्ड दैट स्लॉट। और उसके अलावा अब आप जो नंबर 6 स्लॉट है उस पे इफ्तिखार अहमद जो है, आई थिंक ही तो बेसिकली अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाकिस्तानी टीम बहुत सेटल है। और सिवाय एक या दो चेंजेस के आई थिंक चीफ सेलेक्टर के लिए इतना बड़ा हेडेक नहीं होना चाहिए कि हमें कौन से 15 इंडिया भेजने। तो ओवरऑल आई थिंक एक्सेप्ट फॉर फहीम अशरफ आई वुड से कि प्रीटी मच एंटिसिपेटेड स्क्वाड है। अच्छा, मैं बैटिंग के ऊपर एक और आपसे बात पूछना चाहूंगा और फिर बॉलिंग के ऊपर साल भाई के पास बहुत कुछ है कहने को। I'll go to साल भाई ऑन बॉलिंग। अच्छा, बैटिंग में ये है कि देखे, वो आप बिल्कुल आप सही बात कर रहे हो कि सेटल है आपकी टीम। आपके तकरीबन ऑल बेसिस कवर्ड हैं। मतलब ओपनर के बैकअप के ऊपर अब्दुल्ला है। हमारे ओपनर तो ऑब्वियसली खेलने ही वाले हैं तमाम तर गेम्स, वर्ल्ड कप की हो, एशिया कप की हो, अगर वो फिट हैं तो। फिर मिडल ऑर्डर में भी आप देखें तो आपकी सारी पोजीशन सेटल्ड हैं। हर एक बंदा जो अपने आप को ही पिक करता है प्लेइंग 11 में आने के लिए। और उसके बैकअप के ऊपर डू यू सी के साउद और जो तैयब हैं और इवन अब्दुल्ला शफीक फॉर दैट मैटर एज ए रिप्लेसमेंट या एज ए बैकअप बैट्समैन, डू यू सी दैट क्वालिटी इन देम? या फिर कहीं ना कहीं शान मसूद भी एक ऐसे प्लेयर थे जो कि काफी अरसे से टीम के साथ थे, भी रिसेंटली जो टेस्ट सीरीज हमने खेली है उसमें एक 50 भी उसने बनाई है। और जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान खेलने जा रहा है अभी, वो वही ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं। आई नो उनके पीछे रन नहीं है, लेकिन जब आप एक ब्रांड को बदलते हो और प्लेयर उसको अपनाते हैं तो डोंट यू थिंक कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को भी फिर उस प्लेयर को बैक करना चाहिए और कंटिन्यूटी दिखानी चाहिए उस प्लेयर के साथ जो वही ब्रांड खेलने की कोशिश कर रहा है जो आप खिलवाना चाहते हो। और दूसरा ये कि साउद और तैयब, आप क्या समझते हो कि अगर जरूरत पड़ती है पाकिस्तान टीम को मिडल ऑर्डर में, आर दे गुड इनफ स्पेशली फॉर व्हाइट बॉल क्रिकेट? उनके स्ट्राइक रेट को लेके, उनकी पावर गेम को लेके, आप समझते हो कि वो किसी भी मिडल ऑर्डर के बैट्समैन को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में रिप्लेस कर सकते हैं? यार शान का जहाँ तक बात है तो शान को अपॉर्चुनिटीज मिली हैं बहुत ज्यादा। और ऐसा नहीं है कि शान को आपने फौरन ही ड्रॉप कर दिया, मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान के साथ काफी देर से कंसिस्टेंट लेवल पे वो खेल रहा है और ऑन एंड ऑफ टीम में वो होता है। मतलब आप अगर T20 वर्ल्ड कप से देख लें, आई थिंक उस टीम के साथ रेगुलरली प्ले कर रहा है।
तो आपको मेरी आवाज आ रही है जहांगीर भाई? जी जी आ रही। अच्छा, तो शान मसूद आई थिंक उसको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं और अभी जो रिसेंटली श्रीलंका के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज थी उसमें भी उसको खिलाया गया। वो ठीक है, उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सका, लेकिन आई थिंक ओवरऑल उसको अपॉर्चुनिटी मिली। और अगेन दिस इज द परफेक्ट टाइम, दिस इज नॉट द फाइनल टीम फॉर द वर्ल्ड कप। तो अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरीके से डबल सेंचुरी स्कोर की और उसके अलावा भी वो रिसेंटली अच्छी फॉर्म में लग रहा है वो। तो मेरे ख्याल से इट्स अ राइट टाइम, अगर आप अफगानिस्तान के 3 ओडीआईज हैं और फिर एशिया कप के मैचेस हैं, अगर आप उनमें इनको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी देते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। अगर आपको वर्ल्ड कप के लिए आपके जेन में ये प्लेयर्स हैं तो आपको इनको 1 से 2 मैचेस देने पड़ेंगे और फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लेके जा रहे हैं कि नहीं। ऑब्वियसली अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपकी प्लेइंग 11 तो ऑलमोस्ट फिक्स है, सिवाय एक आध स्पॉट के यू वुड से कि डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन आप किसी एक और बैटर को लाना चाहेंगे, या फिर आप जो हमारे 2 नंबर 5 और 6 के बैटर्स हैं ऑलराउंडर आई वुड से, या उनके साथ एक को किसी को रिप्लेस कर लें। बट अदर देन दैट तो आपकी प्लेइंग 11 तो ऑलमोस्ट सर्टन है कि वो ही खेलेगी मोस्ट ऑफ द मैचेस। तो उस हिसाब से ये है कि आई थिंक एज अ बैकअप ऑप्शन इन केस ऑफ एन इंजरी, अब्दुल्ला कुड बी अ गुड ऑप्शन एज अ बैकअप ओपनर। और फिर साउथ शकील जो है ही कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर नंबर 4 और नंबर 5 स्लॉट। तो ओवरऑल आई थिंक दे हैव द क्वालिटी। आई स्टिल हैव क्वेश्चन मार्क्स ऑन तैयब ताहिर, इवन दो कि वो आप कह सकते हैं कि इमर्जिंग कप के फाइनल में उसने बहुत शानदार सेंचुरी स्कोर की थी, लेकिन अगेन एट इंटरनेशनल लेवल अभी तक उसकी कोई इतनी ज्यादा खातिर परफॉर्मेंस नहीं है। तो इट कुड बी अ चैलेंज फॉर हिम आल्सो। बट ओवरऑल आई थिंक आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन सऊद शकील और डेफिनेटली मोहम्मद हारिस, एक और जो हमारा विकेट कीपर बैट्समैन है, लंका प्रीमियर लीग में काफी हैवी स्कोरिंग करके आ रहा है वो भी। तो ओवरऑल आई वुड से कि यार आई थिंक क्वालिटी है इनमें। अब डिपेंड करता है कि इनको किस नंबर पे अपॉर्चुनिटी मिलती है और फिर ये वहां पे कैसा परफॉर्म करते हैं। जी वेरी वेल सर। जी साल भाई बॉलिंग की तरफ आते हैं। अ, हमारे फास्ट बॉलर भी वही हैं जो खेलने ही वाले हैं, जूनियर भी है, बाकी 3 फास्ट बॉलर पिक दमसेल्व्स। स्पिनर के ऑप्शन के ऊपर काफी क्वेश्चन मार्क्स हैं अभी भी। एक तो नवाज है, दूसरे शदाब है, दोनों आउट ऑफ फॉर्म है। एक इनफॉर्म बॉलर है हमारा, वो उसामा मीर है। तो ओवरऑल बॉलिंग को आप किस तरह से देखते हो? और ऑब्वियसली मैं और आप दोनों ही बहुत बड़े एडवोकेट रहे हैं अबरार के। तो डू यू स्टिल फील कि अबरार को किसी तरीके से आपको इस स्क्वाड में शामिल कर लेना चाहिए था, थोड़ा सा गेम टाइम दे के देख लेना चाहिए था? क्योंकि ही इज दैट बॉलर जो कि मिडिल ओवर्स में आपको गेम्स जितवा सकता है, आपके लिए एक एक्स फैक्टर साबित हो सकता है बॉलिंग में। क्योंकि मुझे मिडिल ओवर्स के लिए अभी भी पाकिस्तान टीम में कोई भी एक्स फैक्टर नजर नहीं आता है। वी हैव गुड शदाब खान, वी हैव गुड मोहम्मद नवाज, वी हैव डिसेंट उसामा मीर, बट वी डोंट हैव सईद अजमल, वी डोंट हैव शाहिद अफरीदी इन आवर बॉलिंग लाइनअप। तो किस तरह से ओवरऑल आप बॉलिंग को देखते हैं, और क्या आप समझते हैं कि इसको बेहतर किस तरह से पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी कर सकती? Yeah, I think Jangirba, you stole all my thunder, but I'll try to take another angle with it. अगर मैं गलत ना हूं तो हमारे हेड कोच ने अभी थोड़े दिनों पहले कुछ कोर्ट्स में पढ़ा था उनके कि वी नीड टू बी बेटर इन द मिडल ओवर्स विद द बैट एंड विद द बॉल। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, बट जो मुझे याद है, जो मैंने कोर्ट्स पढ़े थे, तो शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, बट दे आर गुड विद द न्यू बॉल फॉर द मोस्ट पार्ट। ठीक है ना? स्पिन डोमिनेंट टीम हम नहीं है अभी। 2011 में जिस तरीके से आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि सईद अजमल वाज फॉर मी one of the all-time great bowlers. Maybe he didn't play that long, but the talent, nobody would dispute the talent, the way he could perform on any given day. Shahid Afridi in that very World Cup was a world-class bowler. Shadab Khan is not Shahid Afridi when it comes to leg spin bowling. I'm sorry, he's just not. Okay, the performances aren't there, the talent isn't there. So agar Shadab Khan is our best bowler when 2 bowlers that we had in 2011 were head and shoulders better than Shadab Khan, then who's going to pick up wickets in the middle overs? And the funny thing is, the ironic thing is that our head coach has said that to us last few days ago, that we need quality in the middle overs with the bat and with the ball. तैयब ताहिर का मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूं, क्वाइट फ्रैंकली। अभी यासिर भाई ने भी इसको बड़े राइटली सेट टच किया कि आई जस्ट डोंट सी द क्वालिटी इन हिम। अब्दुल्ला शफीक, क्वालिटी रिटन ऑल ओवर इट। सऊद शकील, ग्रेट टैलेंट। ओके, टेस्ट मैच के अंदर अगर आप टर्निंग ट्रैक्स पे रन करते हैं ना, देन यू मस्ट बी गुड, यू नो। और सऊद ने करके दिखाया है, अब्दुल्ला ने रन्स करके दिखाए हैं इस श्रीलंका सीरीज के अंदर। दीज गाइज आर ट्रू quality players. Tayyab Tahir, the jury's out on him. Yes, he had a good emerging, cup, but
अगेन कंपटीशन, वी कैन डिबेट अबाउट दैट, राइट? सो अगर आपने तैयब ताहिर को मिडिल ऑर्डर को स्टेबलाइज करने के लिया है, व्हाट अबाउट द बॉलिंग? Who is going to pick you up, when Shaheen Shah has an off day, when Naseem Shah has an off day, and the opposition is 90 for no loss in the first 16 or 15 overs? Who's going to provide you the breakthrough? Is Mohammad Nawaz that guy on a flat track? We'll see. हमने देखा फ्लैट ट्रैक्स में जब ऑस्ट्रेलिया गए थे लास्ट ईयर, नवाज वाज द वीकेस्ट लिंक इन आवर अटैक. सो प्रॉब्लम है कि वी नीड क्वालिटी इन आवर बॉलिंग टू पिक अप विकेट्स, एंड keeping Abrar out of the first 18-20 players in our country, that is a problem. Okay, I want to be respectful to our management, but again, having said that, it's clearly evident that they don't clearly see him as our top 3-4 spin bowlers. And the ironic thing again is that he's our number one test bowler, right? He picks himself up in our test team. So if you're going to tell me that he's good enough to represent Pakistan as a lone spinner in a test team, and he's not capable enough to come back in a white ball setup just even as a backup, I just don't see it. And the alarming thing is that I don't see too many people talking about it. I see all the shows from time to time. Maybe you see more shows, maybe more than me, but I just don't see that Abrar is being talked about enough, right? नॉर्मली हमारा मसला ये होता है कि हम जो है वो रिएक्टिव टीम है. वी आर अ रिएक्टिव क्रिकेट टीम, मैनेजमेंट एक्सेट्रा. प्रोएक्टिव हमारी अप्रोच नहीं होती कि वी शुड सी के वी क्लियरली नीड दिस गाय. इमाद वसीम इज अनदर वन. Nawaz has been off color for more than a year now. Last time he had a decent performance was in the Tri-Series final, I believe, right? World Cup, non-factor. PSL was a non-factor. Even this LPL, this lowly LPL, I didn't see any performance, not with the ball or with the bat. We're building up a case for 30, 40 games now that we haven't seen anything from him, right? And again, the thing about it is we have backup pace bowlers, we have backup batsmen, we have a backup leg spinner, we have a backup wicket keeper in the so-called 18. But the only guy that we don't have the backup for, who is for me the weakest link in Pakistan team right now, is Mohammad Nawaz, because he's a left arm orthodox who is an all-rounder, and his like-to-like replacement is Imad Wasim, right? So usko bhi hum nahi rakhte 18 ke andar. So those are the two question marks that I have: Abrar Ahmed and Imad Wasim. For me, they pick themselves, especially in the 18, and let's see what happens from there on. So again, we can have a debate about it, but for me, those two guys missing keeps us from, for me, becoming a truly World Cup contender. Very well explained, साल भाई, as always. अच्छा, जरा अफगानिस्तान का पहला चैलेंज है एशिया कप से भी पहले, तो सॉरी जहांगीर भाई, एक क्वेश्चन मैं रेज करना चाहता हूँ. मतलब अब्रार, आई लाइक हिम एज अ बॉलर एंड एवरीथिंग, लेकिन द क्वेश्चन इज कि उसामा मीर ने ऐसा क्या गलत किया है कि हम उसकी जगह अब्रार को लिए हैं. तो देन आई थिंक द इट्स मोर ऑफ अ क्वेश्चन कि शादाब और नवाज जो हैं, दे हैव अ प्लेस इन द लाइनअप और नो, rather than Osama Mir. I think Osama Mir has bowled brilliantly in last 1 year or so. So what's your thought on that? यार देखें यासर भाई, Osama has done nothing wrong, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. He has done well. लेकिन मेरा जो ओपिनियन है ना, जब आप वर्ल्ड कप आप जीतना चाहते हो ना, तो उन कंडीशंस में जहां पे आप खेल रहे हो ना, वहां पे विकेट्स लेने वाला और रिप थ्रू करने वाला ऑपोजिशन को आपको बॉलर चाहिए होता है. उसमें आप ये नहीं सोचते हो कि ओ माय गॉड, उसामा तो पिछले अरसे से खेलता हुआ आ रहा है, उसने तो अच्छा किया है, उसको ड्रॉप करेंगे तो ज्यादती हो जाएगी. पर अल्टीमेट गोल क्या है आपका, कि उसामा के साथ ज्यादती नहीं करनी, या नवाज के साथ ज्यादती नहीं करनी, या फिर वर्ल्ड कप जीतना है. फॉर मी द बिगर गोल फॉर मी इज वी वांट टू विन द वर्ल्ड कप. और उसमें जो आपके लिए एक एक्स फैक्टर साबित हो सकता है, जो विकेट टेकर साबित हो सकता है, जो रन थ्रू कर सकता है विद द बॉल against the opposition, I will go with that guy and I will say to the guy, we are really sorry, you are good enough, but just for this tournament we believe that we need Abrar Ahmed. मैंने स्पेस में भी अगले दिन जब हम बात कर रहे थे, सर द सेम थिंग. डेविड विली इन 2019 वर्ल्ड कप से पहले जो पाकिस्तान वाली सीरीज उनकी हुई थी, had done nothing wrong until then. वो सही था, नंबर 8 के ऊपर आता था,
छक्के चुक्के भी मार देता था, नए बॉल के साथ उनको विकेट्स भी लेके दे देता था. आई नो पीपल डोंट रेट हिम एज मच, लेकिन ही वाज डूइंग हिज जॉब जस्ट लाइक वी फील के ओसामा मीर या नवाज या शादाब कर रहे हैं. बिल्कुल उसी तरह से डेविड विली भी कर रहा था. लेकिन when England had an X factor in the lineup as a backup, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाफरा आर्चर को बेंच पे नहीं बिठाया इस वजह से कि नहीं डेविड विली तो यार अच्छा कर रहा है, उसका क्या कसूर है, उसको क्यों ड्रॉप करें. उन्होंने बड़ी पिक्चर को सोचा, वर्ल्ड कप के जीतने के लिए उन्होंने सोचा और उन्होंने जाफरा आर्चर को ऐड किया एंड द रेस्ट इज द हिस्ट्री. बेसिकली उसने जिस तरह का वर्ल्ड कप खेला, जो इम्पैक्ट रहा, इवन फाइनल, सुपर ओवर, व्हाटएवर आप देख लो थ्रू आउट, तो आपको कहीं ना हाश होना पड़ता है टू अचीव बिगर गोल्स. तो मेरी नजर में जो जाफरा आर्चर का इम्पैक्ट था इन 2019 वर्ल्ड कप फॉर इंग्लैंड, वही इम्पैक्ट अब्रार डाल सकते हैं इन 2023 वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान, अगर उनको एक हाश को लेके उनको अगर पिक किया जाता है स्क्वाड में. थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा जहांगीर भाई. यासिर भाई आपने सवाल किया कि उसामा मीर ने कुछ गलत नहीं किया है. आई एग्री, ही इज अ गुड लिटिल प्लेयर, नथिंग अगेंस्ट हिम. लेकिन अगर थोड़ा सा हम टेक्निकल अंदाज में अगर बात करें ना कि who is more likely to pick up wickets on a flat wicket, okay? Osama Mir अगर आप थोड़ा स्टडी करें ना, he doesn't bowl too many googlies. He's been on the record to say कि he's not comfortable bowling googlies too many times, right? So if you're just going to bowl your leg spinners and not bowl the googly, okay, what's going to happen? On a flat track, you are very predictable. You are one dimensional. ठीक है ना. आजकल टीम्स के पास, हमारे पास ही आप देख ले, हमारे टॉप 7 में से 3 लेफ्टी है हमारे पास, मिनिमम 3 लेफ्टी होते हैं, राइट? तो when there's a lefty out in the middle, you can easily neutralize at the very minimum a leg spinner who doesn't bowl too many googlies, okay? So Shadab can bowl googlies and leg spinners, no problem, okay? We can talk about his accuracy, but he knows the skill to do it, right? Because he's our first choice spinner. अगर शादाब को कोई इंजरी होती है तो ओसामा comes into the mix, ठीक है ना? And he doesn't like to bowl googlies, as I said. तो जब भी helpful wicket नहीं होगी, and remember, you're playing Australia, New Zealand, South Africa, and England on flat tracks, okay? And those guys know only one way to play, and that is attack. So you need to be able to find out कि आपके पास कोई mystery aspect है या नहीं है. कुलदीप यादव क्यों इतना अच्छा बॉलर है इंडिया के लिए साबित हो रहा है. He was gone for the last 4 years, but they also realized they need somebody like a Kuldeep Yadav who can run through the side. जिस तरह जब जहांगीर भाई ने कहा, Abrar for me is the guy that provides you that mystery. Yes, he's not your conventional leg spinner, but what is the name of the game? To disguise and to create a doubt amongst batters, mind, right? And he does that for you. You keep the batters guessing. You keep them off balance. And he's very difficult to read. अगर आप उसके एक्शन को स्टडी करें ना, वो बहुत क्विक आर्म एक्शन है उसका. So it's not that easy to pick. और हमने देखा इंग्लैंड की टीम भी स्ट्रगल करती रही उसको पिक करने में. Osama is a very genuine, conventional, leg spinner. You can easily read him, especially when he's not bowling googlies. So थोड़ा सा ये टेक्निकल है. अगर आप, I'm sure आप तो समझते होंगे, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए भी कि क्यों मैं और जहांगीर भाई अबरार के इतने बड़े फैन है, because he provides that mystery element for you, where you need somebody to come and create doubts in the batsman's mind when the conditions are not helpful. That's all I've said. जी, fair point, very well said. आगे मूव करते हैं. जी, अफगानिस्तान से हमने खेलना है पहले जी. तो क्या थ्रेट पेश करते हैं अफगानिस्तान हमारे लिए, और ये एक ट्रायल भी है हमारे लिए स्पिन बॉलिंग को खेलने के लिए, क्योंकि हमारे बैट्समैन रिसेंटली तो फास्ट बॉलर को काफी ज्यादा बेहतर खेलते हैं. हालांकि काफी लोग उसके ऊपर भी यकीन नहीं करते, लेकिन आई डू बिलीव दैट हमारे बैट्समैन फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट अभी ज्यादा बेहतर है कंपैरेटिवली टू स्पिन बॉलिंग. और ऊपर से अफगानिस्तान को जिस तरह से हम अपने सर के ऊपर बैठा के रखते हैं ना, जब भी उनसे खेलते हैं, T20 गेम हो या वनडे गेम हो, तो वो भी एक एलिमेंट है. अभी कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं है जो 2018 में या 21 में हमारे पास थे, जिन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट मलिक की सूरत में जो कि स्पिन को बड़ा अच्छा खेल लेते थे. तो अब एक चैलेंज तो है इस पाकिस्तान टीम के लिए कि अफगानिस्तान के पास बैटिंग भी अगर उनकी देखें तो गुरबाज ऑल अराउंड द वर्ल्ड अब लीग क्रिकेट के खेल रहा है, नबी काफी अरसे से खेल रहा है, फिर उनके कैप्टन भी एक अच्छे बैट्समैन है, फिर नजीबुल्लाह ज़ादरान इज अनदर वन इन द मिडिल ऑर्डर. तो अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो है उनकी बैटिंग लाइनअप पे भी, और बॉलिंग ऑब्वियसली राशिद हैं, मुजीब हैं, नूर अहमद हैं. तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द ओवर्स जो कि फेस करने पड़ेंगे पाकिस्तान को, वो उनके स्पिन बॉलिंग के ही होंगे. फास्ट बॉलर तो एक वो फजल हक फारूकी है जो थोड़ा सा नए बॉल के साथ हो सकता है, लेकिन एक ट्रूली एक ट्रायल है पाकिस्तान के लिए
इस अफगानिस्तान की ट्रिकी टीम को एशिया कप से पहले खेलना, तो कैसे आप समझते हो क्या थ्रेट वो पेश करेंगे हमारे लिए? क्या इतना आसान होगा हमारे लिए अफगानिस्तान को हराना? और किस अप्रोच के साथ पाकिस्तान को बेसिकली अफगानिस्तान के साथ इस सीरीज में उतरना चाहिए? यासर भाई बताएं जरा कि क्या समझते हैं आप ओवरऑल? यार आपने जहांगीर भाई राइटली सेड कि हम लोगों ने ना अफगानिस्तान की टीम को एक हवा बनाया हुआ है। हैविंग सेड दैट, मुझे क्वालिटी है अफगानिस्तान के स्पिन अटैक के अंदर, और जिस तरह गेम सारे के सारे श्रीलंका में हो रहे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा उनके स्पिनर्स जो हैं वो डोमिनेट कर सकते हैं। टू मी द बिग क्वेश्चन इज अफगानिस्तान इन द लॉन्गर फॉर्मेट, उनकी जो बैटिंग है, आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दैट। आई थिंक T20 दे आर अ वंडरफुल टीम, ऑन अ गिवन डे दे कैन सरप्राइज एनी टीम। हालांकि उन्होंने कोई इतने बहुत मैचेस नहीं जीते अगेंस्ट द टॉप नेशन सो फार, लेकिन उनके पास क्वालिटी है कि 20 ओवर के क्रिकेट में वो डोमिनेट कर सकते हैं किसी भी दिन। 50 ओवर क्रिकेट, टेस्ट मैच क्रिकेट, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। और 50 ओवर क्रिकेट में अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो यू नीड टू पुट रन ऑन द बोर्ड। तो उसके अंदर अगर आप देखें तो आई थिंक लेटली इब्राहिम जादरान जो है, ही इज अ वेरी गुड निक, और उसने काफी स्कोर किया है अफगानिस्तान के लिए। बट other than that, I think they rely heavily on मोहम्मद नबी। और नबी जो अभी मैं मेरा हाल अभी 34 ईयर्स के हुए हैं, हालांकि 34 ईयर मुझे उन्हें खेलते हुए देखते हुए हो गए हैं, लेकिन जो है ही स्टिल अ रिलायबल बैट इन द लोअर मिडल टू लोअर मिडल ऑर्डर। बट अदर देन दैट मुझे कोई क्वालिटी उनकी नजर नहीं आती बैटिंग लाइनअप के अंदर, जो कि 50 ओवर की क्रिकेट बहुत लंबी होती है। अब ये इन्होंने कुछ रिसेंट पास में ये हशमतुल्लाह शाहिदी जो उनके कैप्टन है, इनको किया है, और उनकी कोई इतनी सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस नहीं है, एक दो इनिंग्स अच्छी खेली हैं, बट वो ग्रास रूट लेवल से आया है बंदा। इफ आई रिमेम्बर, आई थिंक उसने 2010 का वर्ल्ड कप खेला था, अंडर 17 का, और उसके बाद अंडर 19 का वर्ल्ड कप, तो वो ग्रास रूट लेवल से आया है। बट ऑब्वियसली अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन पे कुछ कॉन्फिडेंस शो किया है जो उनको कैप्टनसी दी है इतने सीनियर प्लेयर के होते हुए। बट अगेन आई थिंक पाकिस्तान के लिए तो चैलेंज है कि उनके स्पिन अटैक को कैसे फेस करेंगे, और स्पेशली ये नूर अहमद जो है, ये भी काफी अच्छी बॉलिंग कर रहा है इस टाइम के ऊपर, और अभी एलपीएल में आई थिंक उसने बाबर आजम को भी काफी तंग किया हुआ था। तो पाकिस्तान के लिए स्पिन चैलेंज तो रेडी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन फॉर मी द क्वेश्चन इज अगेन अफगानिस्तान बैटिंग, क्या वो पहला स्पेल सरवाइव कर सकते हैं शाहीन शाह और नसीम शाह का, और उसके बाद वो मतलब ओवर नंबर 15 से लेकर 40 तक वो हमारे स्पिनर जो अगेन उस क्वालिटी के नहीं है जिस तरह के अफगानिस्तान के हैं, लेकिन वो क्या उन स्पिनर्स को सरवाइव कर सकते हैं? अगर अफगानिस्तान 50 ओवर बैट करता है तो उनके पास वो पावर हिटिंग भी नहीं है एंड के ऊपर, जिसपे वो कह सकें कि वो आखिरी 10 ओवर के अंदर 10 के रन रेट से खेल लेंगे या एक्सेलरेशन कर लेंगे। तो अगेन एनी टीम कैन बीट एनीबडी ऑन अ गिवन डे, लेकिन गिवन द क्वालिटी अफगानिस्तान हैज, तो लॉन्गर फॉर्मेट में मुझे कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगता। आई थिंक पाकिस्तान शुड बीट देम इजीली। जी, बैटिंग के ऊपर तो राइटली यासर भाई ने कहा कि उस लॉन्गर फॉर्मेट के लिए उतनी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास। और अफगानिस्तान ना हमेशा पाकिस्तान के जब भी वनडे खेलते हैं ना, तो पाकिस्तान को वो स्क्वीज कर लेते हैं और पाकिस्तान को मजबूर करते हैं कि वो अफगानिस्तान जिस टोटल में कंफर्टेबल है ना वही क्रिकेट खेले। तो जो कि उनकी बॉलिंग फिर हमें तंग भी करती है। तो बताएं जरा कि चले बैटिंग तो नहीं है, बॉलिंग उनकी कितना ज्यादा थ्रेट है हमारे लिए सयाल भाई? स्पेशली जैसे मैंने पहले कहा कि एक्सपीरियंस प्लेयर मिडिल ऑर्डर में उस तरह से नहीं है, जो स्पिन को पहले हफीज की शक्ल में, मलिक की शक्ल में, इमाद वसीम नहीं है जो कि बेहतर खेलते थे। अभी तो हमारा जो बेस्ट प्लेयर बाबर है वो भी स्पिनर्स के अगेंस्ट उतना कंफर्टेबल नहीं होता है। फिर बीच में रिजवान आ जाते हैं, इफ्तिखार डजंट हैव दैट ग्रेट गेम अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग ईदर, आगा इज वेरी गुड। तो किस तरह से आप देखते हैं कि इस थ्रेट को जो उनके 3 स्पिनर्स और चौथा नबी है वो जो हमें पेश करने वाले हैं, उसको किस तरह से हम टैकल कर सकते हैं और किस तरह से हम अफगानिस्तान को बेसिकली डोमिनेट कर सकते हैं? जाने भाई, प्रॉब्लम ये है कि इट्स नॉट जस्ट अ मिडिल ऑर्डर, इट्स अ टॉप ऑर्डर टू दैट्स नॉट कंफर्टेबल अगेंस्ट क्वालिटी स्पिन बॉलिंग कंसिस्टेंटली। और अभी जिस तरीके से यासर भाई ने भी बताया कि और आपने भी पॉइंट आउट किया कि हमें जो है वो मुझे लगता है एटलीस्ट 35 ओवर्स ऑफ स्पिन तो खेलने ही पड़ेंगे इस सीरीज के अंदर। सी, these teams know only one way. They can, like you said, they squeeze Pakistan, right? They impose their will on Pakistan, how to play their brand of cricket, right? And Pakistan, being a top country, always fails to impose Pakistan's will on Afghanistan, okay, which is to play a high scoring game, bat them out of the game if they're batting first. That hardly we see, right? तो प्रॉब्लम ये है कि चाहे वो 120 डिफेंड कर रहे हो T20 के अंदर या 210 डिफेंड कर रहे हो 50 ओवर की क्रिकेट के अंदर, समहाउ
they, like you said, same word, they squeeze us. Okay. And then we are always looking for people like Imad Wasim or Naseem Shah or even Asif Ali sometimes to bail us out. वहाब रियाज, द ग्रेट वहाब रियाज. Yes, Fab Riaz 2 छक्के राशिद खान को मारे थे ना उन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप में, राइट? सो मसला ये है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट आवर मिडिल ऑर्डर. I would like to see Pakistan dominate from ball one. I want to see, where Bradburn comes and says, "Okay, we want to play aggressive cricket." Let's see it now. Okay, talk is cheap. For me, talk is always cheap. I need to see it starting this week, and I don't want to see Pakistan win the toss and bat first. Honestly speaking, because look, as I've said in spaces as well, to me results don't matter. Even if Pakistan was to lose, okay, I don't think they're going to lose, but even if they were to lose, I really don't have a problem with it. I want Pakistan to be tested. I want our top to middle order needs to be tested, okay, with the likes of Rashid and Noor especially, okay. And the only way you test yourself is you bat second and you chase the target down, okay. This will get them ready for the bigger test against the likes of Kuldeep Yadav, Zampa, Adil Rashid, Hasaranga, etc., etc. Right? So this is what I would like Pakistan to do. Be brave, put them in, beat them on their game. If you don't beat them on their game, like you said, they're a minnow team. Beat them on their game and change that tide once and for all. Even though हम जीतते रहे मैच, लेकिन जिस तरीके से हम क्रिकेट खेल रहे हैं ना, वो convincing नहीं है. When Afghanistan plays against England, Australia, or those big teams, even India for that matter, right? They get dominated easily. We're the only teams that they are able to make a match out of it. And I would like to see that trend change starting on Tuesday. जी यासर भाई बताएं जरा कौन ये सीरीज जीत रहा है और थोड़ा सा इसको एंड की तरफ लेके जाते हैं और क्या रिजल्ट आना चाहिए, किसके ऊपर आप सेटिस्फाई होंगे, क्या कोई हम वनडे हार सकते हैं या फिर 3-0 जीतेंगे? बाद में अगर 3-0 जीते हैं तो रैंकिंग में पाकिस्तान नंबर 1 टीम एक बार फिर से बन जाएगी. तो बताएं जरा क्या नंबर 1 बनने जा रहे हैं या अफगानिस्तान कोई सरप्राइज हमें दे सकता है? यार मैं तो जिंक्स नहीं करना चाहता. आई डोंट वांट टू गो इन वर्ल्ड कप एज अ नंबर 1 टीम. तो अगर एक मैच अफगानिस्तान जीत भी जाता है तो आई एम परफेक्टली ओके विद इट. इन द एंड यार हमें ब्रॉडर पिक्चर ये देखनी है. रैंकिंग कोई मैटर नहीं करती अगर आप वर्ल्ड कप के पहले राउंड में बाहर हो जाते हैं तो इवेंचुअली आपका एंड गोल जो है वो वर्ल्ड कप है. आई टू बी ऑनेस्ट आई डोंट केयर अगर पाकिस्तान तीनों मैच ये हार जाए और वर्ल्ड कप जीत जाए तो इट्स अ विन विन फॉर मी. हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान की टीम जिस तरह हम लोग बात कर रहे हैं कि उसमें इनफ क्वालिटी है कि वो अफगानिस्तान को मेरे ख्याल से तो डोमिनेट कर सकती है. वो जो अभी तक हमने देखा नहीं है, रिसेंटली जो मैचेस हुए हैं वो काफी क्लोज चले जाते हैं फॉर वन वे और अनदर. लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह इस सीरीज में डोमिनेट करेगा और जिस तरीके से अफगानिस्तान के साथ उनको खेलना चाहिए वो उस तरह खेलेगा. Having said that, Jahangir bhai, I know you wanna go to Sal bhai for his prediction and stuff, but I wanna ask you कि आपको लगता है कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट सीरीज के अंदर मे बी मिडल ऑर्डर में हम आगा सलमान और इफ्तिखार की बजाय विल गिव एन अपॉर्चुनिटी साउथ शकील, बिकॉज वी नो कि श्रीलंका के जो पिचेस हैं दे आर नॉट 300 pitches, they are like maybe 250 260 on a if the batting team bats really well. तो मे बी यू नीड सम काइंड ऑफ एन एंकर इन द मिडल. आई नो लोग कह सकते हैं कि रिजवान भी वो एंकर प्रोवाइड कर सकता है, बट द वे साउथ शकील प्लेड स्पेन अगेंस्ट श्रीलंका, I think he made a very strong case, especially series against Afghanistan और एशिया कप के अंदर, कि he can be that person who can bat at 4 or 5, जो कि पाकिस्तान को मिडल ऑर्डर में मुश्किल रन बना के दे सकता है. तो what do you guys think? I mean, I need your opinion on that. यार देखें, साउद और तैयब दोनों को अगर अपने स्क्वाड में रखे ना, हमने स्पेस में इसके ऊपर बात की थी, ज्यादा लोगों का ये कहना था कि आपको सेटल प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहिए और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो तो सही बात है कि यू शुड स्टार्ट विद योर बेस्ट 11 जिसमें आगा भी है, इफ्तिखार भी है और ऊपर से बाबर, फखर, इमाम है और रिजवान भी है और नीचे आपकी बॉलिंग जो भी आपकी बनती है. लेकिन अगर आपने उनको मौका देना है ना तो मैं तो कभी भी आगा और इफ्तिखार को नहीं बिठाऊंगा. उसका रीजन ये है कि आगा और इफ्तिखार रिलेटिवली न्यू प्लेयर्स हैं इन योर वनडे सेटअप. वो अपनी जगह उन्होंने रिसेंटली ही एक तरह से पक्की की है. तो एक बंदा जो अभी उसने 10 वनडे भी नहीं खेले हैं और अभी वो वर्किंग प्रोग्रेस है और वो मतलब और ज्यादा इवॉल्व होने की कोशिश कर रहा है. व्हेन यू टॉक अबाउट सलमान अली आगा, बहुत लिमिटेड एक्सपीरियंस है ना उसका, हालांकि उसने अच्छा किया है.
तो एक न्यू प्लेयर जब आता है टीम में, वो सेटल होने की कोशिश करता है ना, तो उसको ज्यादा से ज्यादा आपको गेम टाइम देना चाहिए ताकि वो अपनी जगह पूरी तरह स्टैब्लिश कर ले। जब वो बड़े टूर्नामेंट में जाए तो उसके ज़हन में डाउट्स ना हों कि अगर मेरी ये गेम बुरी चली गई तो मेरी जगह पे कोई और आ जाएगा या दूसरा आ जाएगा। और कॉन्फिडेंस भी आप में तभी आता है जब आपके पास ज्यादा गेम्स हों और आपने ज्यादा मैच विनिंग परफॉर्मेंस जो है दिखाई हो। इसी तरह इफ्तिखार एक वनडे खेले थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आफ्टर हिज कमबैक इन द वनडे क्रिकेट। तो एक वनडे के बाद आई डोंट थिंक आई वुड चेंज इफ्तिखार इधर। मेरी नजर में अगेन दैट्स जस्ट मी, अगर आपने अब्दुल्ला, तैयब और साउथ शकील में से किसी को भी खिलाना है ना, आपके फखर जमान बाहर बैठते हैं तो अब्दुल्ला शफीक आते हैं, आपके इमाम बाहर बैठते हैं तो अब्दुल्ला शफीक आते हैं, आपका साउथ शकील तभी प्लेइंग 11 में मेरे नजदीक आता है जब बाबर आजम बैठते हैं, आपका हारिस तभी टीम में आता है जब आपके मोहम्मद रिजवान बैठते हैं। जो न्यू कमर्स हैं टीम में, जो कि दो ही हैं बैटिंग में, उनको तो मैं बिल्कुल भी नहीं बिठाऊंगा। आई विल स्टिक विद देम। जैसे अभी रोहित शर्मा और विराट कोहली वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट नहीं खेल रहे थे ना, एक वनडे सीरीज जो उनकी हुई है, शायद पहला मैच खेले फिर नहीं खेले, लेकिन जूनियर प्लेयर्स को उन्होंने नहीं बिठाया है क्योंकि वो अभी भी एस्टेब्लिश होने की कोशिश कर रहा होता है एक जूनियर प्लेयर। पहले तो नहीं जरूरत उस तरह से आपको, लेकिन अगर खिलाना भी है तो साउथ को खिलाएं और शादाब को कैप्टनसी दे दे, बाबर बैठ जाए किसी गेम में, किसी में फखर बैठ जाए, किसी में इमाम बैठ जाए, तो इस तरह मिक्स एंड मैच करके आपको करना पड़ेगा। लेकिन आगा और इफ्तिखार को तो अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैं किसी भी गेम में मैं तो नहीं बैठाऊंगा कम से कम। साल भाई वो ठीक यार। नहीं, आई थिंक आप सही कह रहे हैं यार, अग्री विथ यू। लास्ट ईयर हॉलैंड के साथ जो हमारी सीरीज थी उसमें भी हमारी फर्स्ट 11 ही खेली थी, राइट? तो अफगानिस्तान जो कि अभी एक सो कॉल्ड राइवलरी बन गई हमारी, सो आई डोंट थिंक के management will look to set the middle order down, because like Jangib also said कि look, these guys are relatively young to this format. आगा ने कितने मैचेस खेले हैं अभी, राइट? हैंडफुल ही खेले। इफ्तिखार ने भी अपने, इफ्तिखार was not in the ODI plans when the last World Cup was over with, right? Even though he played well in the World Cup, but he was still not in the plans. He forced himself by playing good in the T20s against New Zealand, and then management had to bring him for the ODIs, and then he played a couple of good innings in the ODIs, and now it seems like that he's the permanent member of the squad, right, in the first 11. So और फिर एक चीज ऐसी होती है कि बैटर्स को रोटेशन पॉलिसी में नहीं लाया जा सकता, जहां तक मेरा अंदाजा है। क्यों? क्योंकि बैटर्स नीड द गेम टाइम as much as possible. It's the bowlers that you rotate to keep them fresh, right? Batters definitely gain a lot of good by playing and scoring, correct? So you will look, let's understand one thing. We're going to sink or swim with our top three. Let's understand that Pakistan will go as far as these three will take us, okay? I don't care आप किसी को भी middle order में ले आए, your Saud Shakil is not going to win you too many games by batting at number 6 or number 5, right? Your top three will have to do the heavy lifting come the World Cup. So I don't think they should be set. They should play all the games. और पाकिस्तान की हिस्ट्री भी बताती है कि हम नहीं बिठाते, और अब तो बिठाने का टाइम नहीं है मेरे ख्याल से। You go as these guys take you. You go and you tell them you guys are safe. You guys will play injury barring any injury, and this is your team. Take us to the promised land. जी, बॉलिंग को भी आपने थोड़ा सा टच कर ही लिया साल भाई। तो डू यू थिंक कि इन 3 मैचेस के लिए हमें शाहीन, हारिस और नसीम स्पेशली, यही हमारे फ्रंट लाइन 3 बॉलर्स हैं फास्ट बॉलिंग में, तो जैसे आपने कहा कि रोटेट आप उनको कर सकते हो फ्रेश रखने के लिए, तो वुड यू लाइक देम टू प्ले ऑल 3 मैचेस, या फिर आप उनको स्पेशली नसीम और शाहीन, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट खेलने वाले बॉलर हैं। हारिस तो चलो काफी अरसे से पाकिस्तान के लिए नहीं खेला, अगर वो तीनों वनडे खेल भी लेता है तो उतना ज्यादा उसके ऊपर वो नहीं होगा। तो वुड यू लाइक नसीम एंड शाहीन टू प्ले ऑल द 3 मैचेस, या फिर आप उनको रोटेट करोगे? So let me take Haris first. Haris is the most fittest guy on our team, for me at least. It doesn't matter which position you're in. Okay, he's the most fittest guy. Okay, so knock on wood. Obviously he plays all 3 games with regardless of what happens. और फिर एक और चीज ये है कि हारिस is a T20 bowler by trade, right? उसको हम ODI में convert कर रहे हैं. He's not a natural ODI bowler. He didn't start playing ODIs. He started playing T20 and he plays all around the world, right? Naseem is one guy that I really, really want to keep him fresh, because I don't want to see anything from Naseem anymore. We have seen it all. To me, he's arguably the best bowler in the world right now, bar none. Forget about Pakistan team. He's the best bowler in the whole world for me.
absolute best. I don't want to see anything from Wasim. Let him play the first match. If Pakistan dominates and wins, I would bring in, I would give him a rest. But knowing Pakistan, they probably at least will play him 2 matches, and that's fine. That's no problem. Okay. But I don't want to see him in all 3 games because, look, we need to keep these guys fresh. Now, remember, we only have one backup bowler in Wasim Jr., right? So either Shaheen plays, दोनों को 2 मैचेस खेलने पड़ेंगे अगर हम मैथ अगर हमारी ठीक हो तो, राइट? क्योंकि ओनली वन कैन सेट, बिकॉज आप एक वसीम जूनियर को ला सकते हैं, हमारे पास चौथा कोई पेसर तो नहीं नजर आ रहा मुझे इस लिस्ट के अंदर, राइट? है ना यार, क्या हो गया? राणा साहब को भूल गए यार आप। पेसर की बात हो रही है ना सर, पेसर फास्ट स्पिनर समझते हैं, फास्ट स्पिनर पेसर। वेल, ब्रैडबर्न ने तो हमें बताया है कि ही इज द बेस्ट डेथ ओवर बैटर इन द होल कंट्री अगेंस्ट पेस बॉलिंग, सो लेट्स सी इट नाउ, आई वांट टू सी इट। बॉलिंग का नहीं बताया मैंने, जिस तरह हमेशा से कहा है, टॉक इज चीप, लेट्स सी इट। उसका हिस्ट्री तो नहीं बताती कि उसने कुछ खास किया है, मे बी अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू कपल ऑफ पीएसएल नॉक्स हियर एंड देयर, अदर देन दैट इंटरनेशनल लेवल पे तो आई हैव येट टू सी इट। तो अगेन आई थिंक नसीम सैल भाई, ये भी तो प्लान हो सकता है ना कि जिस तरह रिजवान ने वो जादू करके सरफराज को बाहर भिजवा दिया था, तो मे बी कुछ इसी तरह का अप्रोच करके जब एंड पे फाइनल ओवर्स आए तो उसको भेज दें फहीम अशरफ को एज अ कंकशन सब। ठीक है, ये I don't think I have any more to add to that. अच्छा यार, जल्दी से बताइए, वो सही हो गया आपकी बात यार, मेरा भी यही ओपिनियन है साल भाई कि रोटेट करना चाहिए आपको शाहीन और नसीम को। यू डोंट हैव टू प्ले देम ऑल 3 गेम्स। इवन मैं तो कहूंगा यार, वो नेपाल वाली भी एशिया कप की गेम आपको ना जरूरी नहीं है कि दोनों को खिला दें आप यार, उसमें भी जूनियर को खिला दें, हारिस को भी बोले ना कि बेटा तू भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, तू भी मतलब एक लीडर बन जा बॉलिंग अटैक का। अब कब तक छुपेगा नसीम और शाहीन के पीछे? मतलब आकिब जावेद तो कहते हैं कि तू दुनिया का बेस्ट बॉलर है, शाहीन नसीम से भी आगे है, लेकिन करके भी तो दिखा देना कि जिस गेम में नसीम और शाहीन ना हो और आपके ऊपर सारे फोकस हो, तो फिर करके दिखा दो। और जूनियर को भी गेम टाइम इस तरह से मिल जाएगा एशिया कप से पहले, अगर आपको रिप्लेस उसको करना है किसी के साथ, तो I'm टोटली विद यू कि नसीम और शाहीन को तो बिल्कुल भी ये तीनों गेम्स नहीं खेलने चाहिए। आई मीन ऑल 3 गेम नहीं खेलने चाहिए। एक को बिठाओ, एक को खिलाओ, एक को बिठाओ, एक को खिलाओ। एशिया कप से पहले इनको फ्रेश रखो, वर्ल्ड कप से पहले इनको फ्रेश रखो। ये जो अभी जितनी लंबी इन्होंने बॉलिंग करनी थी ना, ये करके आ चुके हैं। ये T20 ब्लास्ट भी खेले, 100 भी खेले, 2 टेस्ट मैचेस भी खेल लिए। एज यू सेड, दे हैव नथिंग टू प्रूव नाउ। All we want from them is to be mentally fresh, to be physically fresh, and raring to go for all those big games against India and Asia Cup and World Cup. ये हम उन दोनों से चाहते हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम देखें कि नसीम किस फॉर्म में है, किस रिदम में है। वी नो नसीम शाह, वी नो शाहीन शाह अफरीदी, दे हैव नथिंग टू प्रूव। उनको जरा उस तरह से लेना चाहिए। बताइए जी साल भाई, क्या नंबर 1 हम बनने वाले हैं इस सीरीज के बाद, या आप समझते हो कि कुछ कहीं ना कहीं अफगानिस्तान लेटा सकता है? No, I think I'm gonna take Bradburn on his face value, okay, on its face value. He's telling us they're gonna have an aggressive approach. If they play with that aggressive approach, Afghanistan won't win a single game. It won't even be close, okay? But if we go back in our shell, which our history tells us that we normally do, then we might still win the games, but it'll be a good contest. It'll be a close contest. So, Bradburn, I'm looking at you, buddy, like this, okay? If we play aggressive cricket, this Afghanistan team stands no chance. जी यासर भाई, आपने थोड़ा सा यार, ये क्या आप मतलब डीली डाली, वो बात सीधे बोले 3-0 जीतने वाला पाकिस्तान, ये नहीं जीतने वाला यार, क्या हो गया? 3-0 जीतना चाहिए इंशाल्लाह। चाहिए नहीं, आपकी प्रेडिक्शन मांग रहा हूँ, जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे? यार मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल होता हूँ हमेशा। आई वुड स्टिल से कि 3-0 पाकिस्तान को जीतना चाहिए, लेकिन आई विल बी हैप्पी अगर 2-1 से भी जीत जाते हैं। सही हो गया जी, 3-0 जीतेगा यार, नंबर 1 जाएंगे एशिया कप से पहले यार। ऐसे बोलो यार, क्या होगा? हर मेरी तो प्रेडिक्शन वैसे ही गलत साबित होती है, तो मुझे तो आदत पड़ गई है, तो अगर हो भी गई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप फिर 3-0 अफगानिस्तान बोलना चाहिए ना आपको, तो फिर उल्टा। हाँ, ये भी सही है यार। वैसे अब मैं आजकल जो बुमराह के पीछे पड़ा हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं प्रो बुमराह बनने वाला हूँ वर्ल्ड कप से पहले तक, क्योंकि वो उल्टा पड़ जाता है। तो आज मैंने उसका स्पेल देखा नहीं है, बट मैंने सुना है कि थोड़ी अच्छी बॉलिंग की है उसने। लेट्स सी, रिदम पकड़ ही लेगा वो। चले यार, आज की वीडियो यही तक रखते हैं, काफी ज्यादा लंबी हो गई है, हम इतनी लंबी बातें करते हैं। तीनों की प्रेडिक्शन अलग अलग है, राइट? 3-0 अफगानिस्तान आपकी है, 2-1 यासिर भाई की, और मेरी 3-0 पाकिस्तान है।
यार मेरी किधर अफगानिस्तान हो गई है यार, क्या मतलब? अभी तो आपने कहा ठीक है, अच्छा आइडिया है। नहीं, आइडिया मैं सोचूंगा उस बारे में। अभी पाकिस्तान 3-0 अच्छा, जीतेगा, अभी पता आप है? यासिर भाई को लेक्चर दे रहे थे कि यार कन्विक्शन से दो यार, कन्विक्शन। अभी तो सोचेंगे मैंने आप। बोला यार, सबसे ज्यादा कन्विक्शन के साथ तो मैंने बोला कि पाकिस्तान 3-0 जीत रहा है, नंबर 1 रैंकिंग लेके एशिया कप में जा रहा है। यार आप में तो दोनों ने तो कोई भी नहीं बोला ऐसा। मैंने तो कहा पाकिस्तान विल डोमिनेट। ब्रैडबर्न, ये याद नहीं है आपको? ये इशारा किया मैंने। वो बेचारा खुद भी इतना शायद ना हो जितना हम लोग हो रहे हैं। वो डर के मारे छुप गया ब्रैड वन कहीं जाके सहल भाई की वीडियो देख के। चले यार, मजा आया, गपशप अच्छी लगी। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलेगा, जिस चीज के ऊपर बातें हो रही हैं वैसे ही क्रिकेट खेलेगा और अफगानिस्तान को हराएगा जैसे कि उनको हराना चाहिए। सीरीज के दौरान जब भी टाइम मिलता रहा, बीच में कोई प्रॉमिस नहीं है कि कब हम वीडियो अगली बनाएंगे, लेकिन जैसे ही टाइम बीच में मिलता रहा, और फिर एशिया कप भी आने वाला है तो कुछ और लोगों को भी ऐड करेंगे। तो इंशाल्लाह आपके साथ ये सीजन आ गया है वर्ल्ड कप्स का, एशिया कप्स का, तो ट्विटर के ऊपर भी एक्टिव सब हो जाते हैं और इसी तरह वीडियोस में भी हम एक्टिव हो जाएंगे और आपके लिए वीडियोस और लेके आते रहेंगे। यासर भाई, साल भाई, आपका शुक्रिया। और देखने वाले हो जो भी देखोगे, हमें कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय बता दीजिए, whether you agree with our points और disagree with our points, जो भी आपका ओपिनियन है आप बता सकते हो। और राना भाई, ये आपकी फरमाइश के ऊपर हमने बाय द वे वीडियो बनाई थी, हमारा तो कोई प्लान भी नहीं बन रहा था, तो आपने पुश किया। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अवर वीडियोस। और इंशाल्लाह ट्विटर के ऊपर स्पेसेस में भी गपशप लगती रहेगी। आज के लिए यही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।